प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहूँगा कि लोकतंत्र की जय हो। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के अंतर्गत राजनीति विज्ञान, और उसमें हम देख रहे थे लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। पिछले वीडियोस में आपने सबसे पहले लिंगदोह मैडम की कक्षा में उन बच्चों के बीच की बड़ी रोचक चर्चा को देखा, उसको समझा, और लोकतंत्र के बारे में उन बच्चों को भी बड़ा नॉलेज था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पता नहीं आप लोगों को उतना नॉलेज है या नहीं है, ये तो आप ही जाने। लिंगदोह मैडम की तरह मैं भी यही कहूँगा कि आप लोगों के ज्ञान के सही या गलत होने के, या आप लोगों के ज्ञान की जानकारी का आकलन आप स्वयं कीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि लोकतंत्र के बारे में आपकी समझ कितनी विकसित होती है, कितनी आप लोकतंत्र को जान पाते हैं, इसके बारे में आप मुझसे चर्चा कीजिए। यदि आपको यहीं पर इस अध्याय में लगता है कि लोकतंत्र में कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसके डाउट क्लियर करने की कोशिश अगले वीडियो में ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि पिछले वीडियोज़ में आपने पाकिस्तान का जो जनरल था, सेना अध्यक्ष था, उसने किस तरह से एक चुनी हुई सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, खुद अपना राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति बनने के बाद क्या कहता है वो कि मैं अब प्रांतीय असेंबली को भी भंग कर दूंगा, मैं राष्ट्रीय असेंबली को भी भंग कर दूंगा, मैं ही यहाँ का राजा हूँ। जनता ने वोट दिया था क्या उसको राजा बनने के लिए, उसका शासक बनने के लिए? नहीं दिया। तब भी वो बोलता था कि मैं ही शासक हूँ। फिर हम चीन की तरफ भी गए थे घूमते हुए। चीन में क्या देखा था कि एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है और वही जीत जाती है और वही शासक दल बन जाती है, दूसरा तो विपक्ष होता ही नहीं है। हम थोड़ा दूर चले गए थे लोकतंत्र को समझने के लिए, चुनाव को समझ लिए। कहाँ गए थे? मैक्सिको। मैक्सिको में पीआरआई था एक दल। आज़ादी के बाद से हमने देखा कि पीआरआई चुनाव लड़ता और लगातार ये कोशिश करता कि वही जीते, और उसने मीडिया कंट्रोल कर लिया, अखबारों को कंट्रोल कर लिया, इवन सरकारी कर्मचारियों को भी बोलता था कि जाओ प्रचार करो हमारी जो मीटिंगें हैं उसमें आओ, राजनीतिक दलों की बैठकों में आओ। टीचर्स से भी यही कहा जाता कि अपने बच्चों के पेरेंट्स को बोलो कि पीआरआई को वोट करें। विपक्षी दल बेचारे डरे सहमे किसी तरह से चुनाव में भाग जरूर लेते, लेकिन उनको भी पता रहता था कि हम अंततः हारेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा एक आसपास का जो सिनेरियो है इस तरह से डेवलप कर दिया था कि विपक्षी दलों को वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यदि आम मतदाता भी अगर ये चाहता कि हमें शासक दल को हराना है, तो भी उन्होंने एक ऐसा ऑरा बनाया था, एक ऐसा माहौल बनाया था कि वो चाहकर भी नहीं हरा पा रहा था। ये चीज़ आप लोगों ने समझी, और यहाँ पर आपने दो विशेषताएं निकाली थी। पहली विशेषता क्या निकाली थी कि लोकतंत्र की सबसे पहली विशेषता ये है कि लोकतंत्र में देश की जनता के लिए जो सर्वोच्च निर्णय लिए जाते हैं, वह जो फैसले लिए जाते हैं, वो किसके हाथ में होना चाहिए? उन शासकों के हाथ में होना चाहिए जिनको जनता अपना वोट देकर चुनती है। ठीक है ना? फिर दूसरे में हमने देखा था क्या? निष्पक्ष और स्वतंत्र मुकाबला होना चाहिए। मतलब कम से कम मतदाता के पास में दो विकल्प तो हों जिनको हमें वोट देना है। चीन जैसा नहीं कि एक आदमी खड़ा और बोल दिया हम चुनाव लड़ रहे हैं, भाई साहब वोट दीजिए, हम ही को वोट मिला और हम ही राजा बन गए दुड़ुम से जाके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब हमने ऐसा बोला कि एक दल नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिको वाला क्या बोला? दो दल हैं तो भैया, ये देखो ये भी चुनाव लड़ रहा है, ये भी चुनाव लड़ रहा है। लेकिन उसने इतना ज़बरदस्त सिनेरियो डेवलप करके रखा था कि विपक्षी दलों की तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो चुनाव जीत सकें, क्योंकि उनके पास सत्ता थी। साम दाम दंड भेद, शासक के पास जब सब कुछ होता है ना, अगर वह लोकतांत्रिक भावना से हट जाए तो विपक्षी दलों का जीना हराम कर सकता है। जनता चाहकर भी शासक को नहीं हटा सकती। एक तरह से वह शासक दल राजनीतिक दल ना होकर के तानाशाही दल में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने पाकिस्तान, चीन और मैक्सिको से समझ ली कि लोकतंत्र में चुनावों का होना ज़रूरी है। ये तो सही है, लेकिन चुनाव पवित्र भावना से हों, स्वतंत्र हों, निष्पक्ष हों, वोटर को अच्छे प्रत्याशी मिलें जिनमें उसके पास में अवसर हो चुनने के लिए। ये चीज़ समझ में आई। और आज हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनाव होते हैं उनमें और क्या क्या विशेषताएं जोड़ी जा सकती हैं। चलिए हम उनको अन्य देशों के उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के अंतर्गत आज ये तीसरा वीडियो, लोकतंत्र की विशेषताएं भाग 2, जिसमें हम समझेंगे एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल व्यवस्था चुनाव में कैसे होती है। हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह से लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक मताधिकार से जुड़ा था, और अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है। पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित कर देने के उदाहरण भी कम नहीं है।
हमने फ्रांस की क्रांति देखी थी। वहाँ पर लुई 16वें का राजतंत्र था, बड़ा निरंकुश राजतंत्र था। वहाँ पर वो क्या बोल रहा था, जब जनरल स्टेट्स की बैठक हुई तो एक स्टेट का एक वोट होगा, मतलब सारे जो समूह थे एक समूह का एक वोट होगा। जबकि लोग वहाँ पे क्या बोल रहे थे, लोगों ने ये कहा था कि नहीं नहीं, हर व्यक्ति का अपना अपना वोट होगा, सभी व्यक्ति अपना इंडिविजुअल वोटिंग करेंगे, व्यक्तिगत वोटिंग करेंगे, सामूहिक रूप से किसी एक समूह का एक वोट नहीं होगा। और यह संघर्ष बहुत लंबा चला और अंततः इस संघर्ष की जीत हुई और सार्वभौमिक मताधिकार फ्रांस में प्राप्त हुआ। और फ्रांस से यह सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत पूरी दुनिया ने मान लिया। तो क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया ने मान लिया तो क्या पूरी दुनिया के सारे देश समान मताधिकार की बात कर रहे होंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अखबारों में हम आए दिन पढ़ते रहते हैं कि ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर एक लंबे वक्त तक सभी लोगों को बराबरी से वोट देने का हक नहीं मिला था। जैसे 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसके बाद एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के कुछ नियम इस तरह से तय किए थे कि रूस से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग वहाँ पर आते थे उनको मतदान का अधिकार प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होती थी। एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यक समाज था, उनको इतना परेशान कर देते थे, इतने कड़क नियम कानून बना दिए थे उनके लिए कि वे लोग एस्टोनिया की सरकार चुनने में वोट डालने के लिए उनको बड़े पसीने आ जाते थे। इसके बाद एक और जगह है फिजी। फिजी में क्या होता था कि वहाँ की जो चुनाव प्रणाली है, वहाँ पे मूल निवासी जो फिजी के थे उनके वोट का वजन ज़्यादा और भारतीय मूल के जो फिजी नागरिक थे उनके वोट का वजन कम कर दिया जाता था। मतलब चुनाव में जब होने के बाद वोटों की गिनती होती थी तो जो फिजी नागरिक है उसका वोट एक गिना जाता था। लेकिन भारतीय नागरिकों में क्या होता था कि 2 भारतीय नागरिकों के वोट मिलाकर एक वोट काउंट किया जा रहा था। तो ये जो परंपरा है, ये जो सार्वभौमिक मताधिकार है, उसके खिलाफ वाली स्थिति कहलाई यहाँ पर। इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वह राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। और इसी सिद्धांत पे हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को समझते हैं। तीसरी विशेषता क्या होती है? लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का मूल्य एक समान होना चाहिए। फिजी जैसी स्थिति भी ना हो और प्राचीन फ्रांस जैसी स्थिति भी ना हो। जैसा कि जब हम इस अध्याय को आरंभ किए थे तब हम लोगों ने देखा था, क्या एक सरल परिभाषा निकाली थी हमने लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें तीनों टर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं, शासक, चुनाव और जनता। ठीक है ना? तो शासक का चुनाव किया जाता, तो वो शासक कौन है ये हमने पढ़ा किससे समझा? पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ के उदाहरण से समझा ना हमने कि शासक वे होना चाहिए जिसको जनता चुने। ये बात समझ में आई। लेकिन पाकिस्तान का जो परवेज मुशर्रफ था उसको जनता ने नहीं चुना था, फिर भी वह शासक था और अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था का हेड कहता था। चीन में जब हम पहुंचे तो वहां बात आई चुनाव की। समझिएगा आप, वहां पर देखिएगा आप, वहां चुनाव हुए हैं, लेकिन क्या आप उस चुनाव को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हुआ पवित्र चुनाव कह सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि वहां पर जनता के पास दूसरा विकल्प ही नहीं है। मैक्सिको में चुनाव हुए, दूसरा विकल्प था, लेकिन इतना कमजोर था कि शासक दल के आगे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था और मतदाता चाहकर भी शासक दल को बदल नहीं पा रहे थे। तो ये आपने देख लिया चुनाव की स्थिति में। अब यहाँ पर हम तीसरी परिभाषा में पहुँचते हैं, जनता। मतलब जनता को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त हो तो जो देश का नागरिक हो। जैसे फिजी की अगर हम बात करें, फिजी में एक नागरिक भारतीय मूल का है और एक नागरिक फिजी का लोकल नागरिक है जो वहीं का स्थायी निवासी है। स्थायी निवासी के वोट को पूरा गिना जा रहा है, लेकिन भारत का जो नागरिक फिजी में रहकर सरकार चुनने के लिए वोट दे रहा है उसको क्या कर रहे हैं? उसकी वोट को पूरा नहीं गिना जा रहा है, उसको आधा अंक दिया जा रहा है। मतलब 2 भारतीय मिला के 1 वोट करें, इस तरह की लगभग पोजीशन वहां बना दी है। मतलब लोकतंत्र की जो सरल परिभाषा हमने देखी उसमें हमने शासक, चुनाव और जनता तीनों के ये 3 विशेषताएं देख ली। तो तीसरी विशेषता जो आज हमने पढ़ी उसमें हमने देखा कि 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं मिलता था। दैट मीन्स
सऊदी अरब के केवल पुरुष लोग ही वहाँ पर मतदान में भाग लेते थे। एस्टोनिया में अल्पसंख्यकों को वोट डालने में दिक्कत होती थी। फिजी की कहानी मैंने आपको बताई दी है। मतलब स्थिति यह होना चाहिए कि एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य होना चाहिए, जैसे हमारे हिंदुस्तान में है। चाहे हिंदू वोट डाले, चाहे सिख वोट डाले, चाहे मुस्लिम वोट डाले, चाहे किसी अन्य समुदाय का व्यक्ति वोट डाले, सभी के वोटों की कीमत एक ही होती है, उसकी काउंटिंग एक ही की जाती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष के वोटों की कीमत एक है और स्त्री के वोट की कीमत आधी है। तो लोकतंत्र में जो वोट है, जो मत है, उसका मूल्य एक ही होना चाहिए। यह हमें तीसरी विशेषता से समझ में आई। चलिए अगली चौथी और अंतिम विशेषता लोकतंत्र में क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे में क्या होता है, 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिल गई। मतलब जैसे भारत में अंग्रेज़ों का शासन था ना, हमको आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। इसी तरह से जिम्बाब्वे को आज़ादी अंग्रेज़ों से कब मिली, 1980 में। भारत में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली 1980 में। जब देश आज़ाद हो गया तो देश पर किसका शासन आया, ज़ानू पीएफ दल का, जिसका मोटो क्या था, यूनिटी, पीस एंड डेवलपमेंट। और यही वह दल था जिसने देश के लिए स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की। जैसे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसी तरह से जिम्बाब्वे में देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए ज़ानू पीएफ दल ने संघर्ष किया। इसके नेता थे रॉबर्ट मुगाबे। देश आज़ाद 1980 में हो गया और उसके बाद से रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। वहाँ पर चुनाव तो होते, हमेशा नियमित रूप से चुनाव होते, लेकिन हमेशा जीत किसको मिलती, ज़ानू पीएफ दल को ही मिलती थी। इसके अलावा कोई दल वहाँ पर जीतता ही नहीं था। उसका कारण क्या है, चलो हम देखते हैं, समझते हैं। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे। मतलब जब भी अगर हम वहाँ पर किसी सर्वे की बात कराएं तो 5 स्टार रेटिंग मिलती थी उनको। ये समझ लीजिए आप कि इतने ज़्यादा लोकप्रिय थे। पर वे चुनाव में गलत तरीके का इस्तेमाल करते थे। चुनाव जीतने के लिए वे गलत हथकंडे अपनाते थे। आज़ादी के बाद उनकी सरकार ने संविधान में कई बार बदलाव कर दिए। और बदलाव किस लिए किए, राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि के लिए। उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि तो कर ली, लेकिन राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों को कम कर लिया। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान करते थे वो, और उनकी सभाओं में भी गड़बड़ कराई जाती। यदि विपक्षी दल किसी तरह की कोई राजनीतिक सभा वगैरह करते तो इनके जो ज़ानू पीएफ दल के कार्यकर्ता थे वे वहाँ जाकर पे गड़बड़ियाँ फैला देते, अराजकता की स्थिति बन जाती। सरकार विरोधी प्रदर्शनों को और आंदोलनों को रॉबर्ट मुगाबे की सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। मतलब उन्होंने इतना संविधान में परिवर्तन कर दिया, इतने अध्यादेश जारी कर दिए कि किसी भी तरह से सरकार के अगेंस्ट कोई भी प्रदर्शन या आंदोलन किया ही नहीं जा सकता था। उनको असंवैधानिक और गैर कानूनी घोषित कर दिया। बताइए क्या यह स्थिति लोकतांत्रिक कहलाती है? चलिए आगे देखते हैं। एक ऐसा भी कानून था जो राष्ट्रपति की आलोचना को सीमित करता था। मतलब राष्ट्रपति की आलोचना अगर कोई कर दे तो उसको सजा तक का प्रावधान रॉबर्ट मुगाबे की सरकार में कर दिया गया था। टेलीविज़न पर, रेडियो पर सरकारी नियंत्रण स्थापित था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। हमेशा सत्ता दल के बारे में किया जाता था कि रॉबर्ट मुगाबे ने ये अच्छा कर दिया, रॉबर्ट मुगाबे ने वो अच्छा कर दिया। और विपक्षी दलों पर यदि किसी तरह की कोई बात आ जाए तो आरोप जड़ दिया जाता था विपक्षी दलों पर। तो इस तरह से क्या इस व्यवस्था को आप लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं? चलिए हम इसको और आगे जाके समझते हैं। अखबार स्वतंत्र तो थे, पर सरकार की आलोचना अगर कोई पत्रकार कर दे तो ऐसे पत्रकारों को परेशान किया जाता था, गायब कर दिया जाता था। और यदि कोई सरकार के खिलाफ अदालत में चला जाए और अदालत में यदि जजों ने सरकार के खिलाफ कोई फैसला दे दिया तो जजों पर भी दबाव डलवाया जाता था, उन पर दबाव डाला जाता था कि सरकार के पक्ष में ही बात करें। लेकिन अंततः 2017 में राष्ट्रपति मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। तो इस तरह से जिम्बाब्वे का उदाहरण आपको बताता है कि कितना भी लोकप्रिय शासक क्यों ना हो, उसको भी बार बार चुनाव में जाना पड़ता है, जनता के बीच जाना पड़ता है। लेकिन अगर वह अलोकतांत्रिक व्यवहार करे, जीतने के लिए गलत हथकंडे अपनाए, विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान करे,
विपक्षियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करे, जो सरकार के खिलाफ में बात करे उन पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए, तो क्या यह व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाएगी? और जिम्बाब्वे के उदाहरण से हम इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि लोकप्रिय नेता जिसको 5 स्टार रेटिंग वहाँ की जनता दे रही थी, हम लोग भी हिंदुस्तान में उस नेता के तारीफ में कशीदे पढ़ते थे, वह नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकता है। दैट मीन्स लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकता है, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकता है। ये बात हमको जिम्बाब्वे के उदाहरण से समझ में आती है। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि अगर लोकतंत्र के उदाहरण में, जैसा कि मैंने बताया, शासक, चुनाव और जनता, शासक को जितना समझना जरूरी है उतना चुनाव को भी समझना जरूरी है। और केवल चुनाव हो रहे हैं यही देखना जरूरी नहीं है, ये देखना भी जरूरी है कि चुनाव किस तरह से हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नोट के बदले वोट वाले चुनाव हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उन चुनावों को सिर्फ शासक दल को लाभ देने के लिए कराया जा रहा हो। यह भी देखना जरूरी है कि चुनाव के पहले सत्ता समूह जो है, सत्ता में रहने वाला जो पक्ष है, क्या वह लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष के लिए कोई बाधाएं खड़ी तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें चुनाव की पवित्रता के लिए बहुत आवश्यक हैं। और चुनाव जितना पवित्र भाव से होगा, चुनाव में जितनी धांधलियाँ कम होंगी, भ्रष्टाचार कम होंगे, खर्चे कम होंगे, वह चुनाव लोकतंत्र को आदर्श लोकतंत्र की स्थिति में ले जाने वाला चुनाव कहलाएगा। और लोकतंत्र आदर्श लोकतंत्र की स्थिति में कब बढ़ेगा? जब चुनाव के पहले शासक दल इस तरह के अवसर मुहैया कराए कि वह जनता के अधिकारों की रक्षा करे, जो संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों की गारंटी जनता को दे। विपक्षी दलों को भी सरकार के जो गलत निर्णय हैं उन पर आवाज़ उठाने के लिए उनको पर्याप्त अवसर मुहैया हों, पर्याप्त अवसर उनके लिए उपलब्ध हों। आम जन भी यदि उसको लगता है कि किसी तरह से ये सरकार गड़बड़ कर रही है, तो आम जन भी मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अपनी बात सरकार के खिलाफ कर सके। दैट मीन्स चुनाव के पहले एक माहौल ऐसा हो कि जनता निष्पक्ष भाव से सोच सके कि यदि शासक दल ने गड़बड़ी की है तो शासक दल को भी सत्ता से हटाया जा सकता है। शासक दल में चुनाव का इतना भय होना चाहिए, जनता यदि हमसे रुष्ट हो गई तो वह हमको सत्ता से बेदखल कर सकती है। और इन सब के लिए जिम्बाब्वे जैसी स्थिति ना हो कि यदि सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति अदालत में जाता है तो जजों पर दबाव डाल दिया कि सरकार के खिलाफ फैसले आप नहीं दे सकते। इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होना चाहिए। जब स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, जजों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा, तब चुनाव जो है, चुनाव आयोग स्वतंत्र होगा, तब चुनाव जो है बड़े ही निष्पक्ष तरीके से और लोकतांत्रिक भाव से होंगे, तब यह जो लोकतंत्र है वह आदर्श लोकतंत्र की दिशा में अग्रसर होगा। अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करना चाहिए और जिसके आदेश का पालन हम सभी करें। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें भी हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना ही होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। चलिए ये भी मान लिया हमने कि लोकतांत्रिक भावना से चुनाव हुए, चुनाव में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई, सारे सब कुछ तरीके से चुनाव बहुत अच्छे से संपन्न होगा, जैसा एक आदर्श लोकतंत्र में चुनाव को माना जाता है, उसी संभावना पे चुनाव हो गए। अब चुनाव होने के बाद में कोई एक दल जीतकर आ गया, कोई एक समूह जीतकर आ गया और वह शासक समूह में सम्मिलित हो गया, वह शासक समूह हो गया। तो अब चुनाव के पहले जैसे हमने देखा कि तटस्थ माहौल होना चाहिए, जैसे कि पिछले प्रश्नावली में आप लोगों ने बांग्लादेश का एक प्रश्न देखा कि बांग्लादेश की सारी राजनीतिक पार्टियों ने यह मिलकर तय किया है कि चुनाव के समय देश में किसी भी राजनीतिक दल का शासन नहीं होगा। यह हुआ ना कानून का सम्मान, अधिकारों का कानून के प्रति सम्मानजनक नज़रिया, और तटस्थ चुनाव की बात हो गई, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात हुई है। तो बांग्लादेश का वह उदाहरण यह बताता है कि जिस दल की सरकार रहती है और यदि चुनाव उसके समय होते हैं तो वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है। तो चुनाव के पहले जैसे स्थिति लोकतांत्रिक हो, उसी तरह की स्थिति चुनाव के बाद भी होना चाहिए।
तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार लोकतांत्रिक ढंग से चुनावों के माध्यम से चुनकर आई है तो वह सिर्फ इसलिए मनमानी नहीं कर सकती है कि उसको जनता ने बहुमत के साथ चुनकर भेज दिया है। मतलब उसके दिमाग में ये एरोगेंसी या ये घमंड नहीं होना चाहिए कि जनता ने हमको अब वोट देके चुन लिया है, हम सरकार हो गए हैं, अब जब हम सरकार हो गए हैं तो हम तो वही थानेदार हो गए हैं। ये स्थिति नहीं होना चाहिए कि मनमानी आप कर सको। चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से हुए हैं, आप एक लोकतांत्रिक सरकार हो मतलब जन कल्याणकारी सरकार हो, तो आपको लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान करना होगा, चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो। और इसके बाद में जब आप सरकार में आ गए तो आपको आपके निर्णय थोपने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप लोकतांत्रिक सरकार हो तो आप किसी भी तरह से अपने निर्णय को देश के ऊपर थोप नहीं सकते। ना ही आप यह कर सकते कि बहुमत वाले समूह ने आपको जिताकर भेजा है तो अल्पमत वाले समूह के ऊपर आप दबाव बना सकें या पराजित पक्ष को आप प्रताड़ित करें, यह इसकी आपको इजाज़त नहीं होगी। साथ ही प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उच्च पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। यह सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं, और वह क्या है? वह यह है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। तो इस तरह से चौथी और अंतिम विशेषता में हमने समझ लिया कि सरकार जो है, जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई हो, चाहे चुनाव के पहले सत्ता में रही हो या चुनाव के बाद सत्ता में आई हो, उसको एक लक्ष्मण रेखा, एक मर्यादा के भीतर, जो लोकतांत्रिक मर्यादा है, उसके अंदर ही काम करना होता है। वह अपनी मनमानी नहीं कर सकती, वह अपनी मर्जी आम जन पर नहीं थोप सकती, क्योंकि लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है, तंत्र उसके कहने पर चलता है, ना कि तंत्र के कहने पर लोक। चलिए अब हम परिभाषाओं का सारांश देखते हैं और इस चर्चा को समेटने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक शासन पद्धति में 4 विशेषताओं को देख लिया, समझ लिया। चलिए अब हम चलकर इन चारों विशेषताओं को कंक्लूड करते हैं और इस चर्चा को समेटते हैं। हमने जिस बात की शुरुआत की थी वो एक लोकतंत्र की बहुत सरल सी परिभाषा से शुरू की थी, और वह परिभाषा क्या थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इसी सरल परिभाषा को हमने स्टार्ट किया था, और हमने यह पाया चर्चा के दौरान कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाए तब तक यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक, चुनाव, लोग, तंत्र, इन सारी चीज़ों को जब तक हम बहुत अच्छे से ना समझ लें तब तक हम इसकी परिभाषा को पर्याप्त नहीं मान सकते, क्योंकि चुनाव भी लोग भ्रष्टाचार से करते हैं, कई बार शासक भी लोग बन जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं। ऐसे अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें पहला, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले करते हैं। अगले विशेषता में हम क्या देख रहे हैं? चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वह चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल भी सकता है। आप बहुत अच्छे से समझिए कि ये जो परिभाषा सरल थी, उस सरल परिभाषा को पढ़ते हुए, उसके शब्दों को समझते हुए हमने सबसे पहले क्या समझा? शासक को। शासक कौन हो सकता है? शासक वही होगा जो जनता के द्वारा चुना गया हो। परवेज मुशर्रफ की तरह शासक नहीं होगा, ना ही शी जिनपिंग की तरह शासक होगा जो एक ही दल के लोग चुनाव लड़े, वही जीत के अगर उन्होंने कह दिया जिनपिंग भाई साहब आप राष्ट्रपति, ये भी नहीं होगा। इसके बाद चुनाव निष्पक्ष हों, मैक्सिको की तरह ना हो कि विपक्षी दल चुनाव लड़े, उसको इतना परेशान कर दो कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े बराबर ही हो जाए। इसके अलावा एक और चीज़ आती है लोकतंत्र में कि यह लोकतांत्रिक विकल्प जो है, विकल्प के जो अवसर हैं वह सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। ऐसा ना हो कि फिजी मूल के नागरिक का वोट पूरा एक हो जबकि भारतीय मूल का फिजी नागरिक जो है उसका मूल्य आधा हो, ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। और
इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरों को मानते हुए काम करती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पर जो 4 विशेषताएं हम देख रहे हैं, इन चारों विशेषताओं को जब हम कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं, तब हम लोकतंत्र को सही मायने में समझ पाते हैं। केवल इतने मात्र से नहीं कि जनता के द्वारा वोट डाल दिया गया, शासक चुन लिया गया, लोकतंत्र हो गया। इसमें तो हम सिर्फ ये समझ पा रहे हैं कि यह केवल सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था समझ पा रहे हैं, हम पूरे राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है केवल सरकार चलाने तक सीमित नहीं है। अगर लोकतंत्र कोई देश है तो वह देश के एक एक हिस्से में, एक एक भाग में, एक एक नागरिक में, एक एक योजना में लोकतांत्रिक व्यवस्था दृष्टिगोचर होना चाहिए, दिखना चाहिए। शासक लोकतांत्रिक हो, जनता द्वारा चुना हुआ, चुनाव लोकतांत्रिक हो, निष्पक्ष हो, चुनाव में लड़ने वाले विकल्प उपस्थित हों ताकि जनता चाहे तो जो मौजूदा शासक है उसको बदल सके, चुनाव में वोट देने वालों की जो वोट है उनकी कीमत बराबर हो, और जब ये सारी चीज़ें हो जाएं और सरकार चुनकर आ जाए तो वह सरकार मनमानी ना कर सके। उसमें जो कानून है संविधान द्वारा तय किए गए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल लॉज हैं, बेसिक लॉज हैं, उन बेसिक लॉज और नागरिकों के, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को समन्वयित करते हुए काम करने वाली सरकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुमत से सरकार आ गई अब वह मनमानी करेगी और जिन्होंने वोट नहीं दिया या पराजित पक्ष है या अल्पसंख्यक समूह है या अल्पमत वाले समूह हैं उनका जीना दूभर कर दे। ऐसा लोकतंत्र में गुंजाइश नहीं है। तो इन 4 विशेषताओं को आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि लिंगदोह मैडम की कक्षा में शुरू हुई यह चर्चा चलते 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 अपने मध्यांतर तक अब पहुंच चुकी है। हमने लिंगदोह मैडम की कक्षा की चर्चा से एक सरल परिभाषा निकाली थी लोकतंत्र की। वह क्या थी? लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। और फिर हमने इस परिभाषा के एक एक शब्द को समझने की कोशिश की कि शासक कौन होना चाहिए, जनता कौन होना चाहिए और चुनाव कैसे होना चाहिए। केवल परिभाषा को समझने मात्र से काम नहीं चल रहा था। इस परिभाषा में जो प्रयुक्त शब्द हैं उन शब्दों का भी अपना एक महत्व है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में केवल और केवल सरकार महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है लोक, नागरिक, जनता। और उस जनता को बराबरी का हक मिलना चाहिए। उसको जो वोट देने का अधिकार है उस सारे वोटों की काउंटिंग बराबर होना चाहिए। ये ना हो कि एक नागरिक की वोट एक हो रही है तो किसी दूसरे की नागरिक की वोट की गिनती ही नहीं हो रही है, ना उसको वोट डालने का अधिकार मिला। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की 4 विशेषताएं आप समझ चुके। पहला, शासक वह हो जिसे जनता चुने और उसी शासक के फैसले लागू होना चाहिए। दूसरा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हों, शासक को भी, शासक समूह को भी जनता चाहे तो अपने वोट की ताकत से बदल सके। और तीसरा हमने देखा, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, मतलब सारे व्यक्तियों के जो वोट के कीमत है वो समान होना चाहिए। और अंतिम हमने देखा कि शासक दल भले वो चुनाव के पूर्व हो या चुनाव के बाद हो, मनमानी ना कर सके, संवैधानिक दायरों में रहकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, उनके ऊपर प्रतिबंध न लगाए। ये 4 विशेषताएं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण है। इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। पाठ्य पुस्तक के कुछ चित्र को देखने के बाद चलिए हम देखते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं। जैसे ये सीरिया का आप देख रहे हैं कि सीरिया में ये डेमोक्रेसी खड़ी है, बाहर लोकतंत्र की देवी बाहर खड़ी है। जबकि सीरिया के जो शासक दल हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी पार्टी की सदस्यता नहीं भरोगी तब तक आपका सीरिया में एंट्री नहीं है। ये चीन की स्थिति बता रही है। चीन में ये चीनी सेना के सामने ये किस तरह से खड़ी है। ये कार्टून चित्र ये है, ये एक व्यक्ति एक वोट का है। इस तरह से आप लोग इस पाठ में क्या समझे और कहाँ तक पहुँचे, अगर अपना आकलन करना चाहते हैं तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहला प्रश्न जो है वह यह है कि जिम्बाब्वे की बात क्यों करें। मैं तो अपने देश में भी इस तरह की घटनाओं की खबर अखबार में पढ़ती रहती हूँ, हम इसकी चर्चा क्यों नहीं करते। इस बच्ची के इस सवाल के जवाब में आपको बताना है कि क्या आपको अपने देश में भी जिम्बाब्वे जैसी घटनाएं कहीं समझ में आती हैं, पढ़ने में आती हैं। कहीं पर आपको लगता है कि जो शासक समूह है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं,
वे जिम्बाब्वे जैसे चुनाव को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं क्या? यदि ऐसा है तो 4-5 लाइनों में अपनी बातों को स्पष्ट करें। इसके बाद दूसरी जो गतिविधि है उसमें लिखा है, इब्राहिम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र का अर्थ जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। इस कथन से आप क्या समझे? इस कथन को आप अपनी भाषा में हमें समझाने की कोशिश कीजिए। और तीसरा प्रश्न जो है वह गतिविधि के रूप में है, जिसमें यह बच्ची जो है यह कह रही है कि मैं तो लिंगदोह मैडम की कक्षा में बैठना चाहती हूँ। सही अर्थों में लोकतांत्रिक कक्षा तो वही लगती है, ठीक है ना? तो आपको बताना है क्या वास्तव में लिंगदोह मैडम की जो कक्षा है वह लोकतांत्रिक कक्षा है? क्या आपको उनकी कक्षा का वातावरण पसंद आया? आया तो क्यों, और नहीं आया तो क्यों? तो इस तरह से आप लोगों को ये प्रश्नावली अभ्यास वाली करना है। और ये अभ्यास प्रश्नावली एक तरह से प्रश्न नहीं है, ये क्या समझे आप और इस अध्याय में अभी तक कहाँ पहुँच गए, ये उसको लेकर के बात की जा रही है कि लोकतंत्र को वास्तव में आप समझ पाए हैं या केवल किताबी भाषा में आपने इसको एक फौरी तौर पर, सरसरी तौर पर पढ़ लिया है या वीडियो को देख लिया है। वास्तव में यदि आप लोकतंत्र को अच्छे से आत्मसात करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को समझना चाहते हैं, तो यह इस अध्याय का मध्यांतर है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोकतंत्र के दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो तब तक आप इस सप्ताह जो वीडियोस आए हुए हैं उन वीडियोस को दोबारा देखें और लोकतंत्र के प्रति अपनी समझ को मजबूत करें। मैं चलता हूँ अगले कंटेंट की तैयारी के लिए। तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।